गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं गौरव त्रिपाठी STS ऑनलाइन में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम भूगोल की श्रृंखला को प्रारंभ कर रहे हैं और भूगोल की श्रृंखला में भी विश्व भूगोल की श्रृंखला को प्रारंभ कर रहे हैं। विश्व भूगोल और भारत का भूगोल, दोनों भूगोल एक साथ चलाएंगे, लेकिन फ़िलहाल पहले कुछ अध्यायों पर चर्चा करेंगे विश्व भूगोल के, जिससे आपकी समझ थोड़ी विकसित हो सके। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम प्रारंभ ग्लोब से करते हैं, पहले अक्षांशीय और देशांतरीय समझ को विकसित करते हैं। तो आज मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके अक्षांशीय और देशांतरीय समझ को बहुत अच्छे से विकसित कर सकूं। देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि एक सामान्य सोच के आधार पर यह मानना है कि अक्षांशीय और देशांतरीय समझ सिर्फ इसलिए विकसित करना आवश्यक नहीं है क्योंकि इससे एक या दो प्रश्न आते हैं। अगर आपका अक्षांश और देशांतर पर अच्छा पकड़ है, अगर आपका इन दो टॉपिक्स पे अच्छी पकड़ है, तो आपकी मैपिंग पर अच्छी पकड़ बन जाती है। और भूगोल विषय में जब तक आपकी मैपिंग पर पकड़ नहीं है, तब तक आप भूगोल को उतने अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकते हैं जैसे बाकी सब्जेक्ट्स को करते हैं। किसी हद तक भूगोल एक प्रकार का विज्ञान ही है, जिसके एक बहुत बड़े पोर्शन में आपको कुछ भी याद करने की, कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, अगर आपका आधार मजबूत है, तो भूगोल आप बिल्कुल वैसे ही समझते, लिखते, पढ़ते हैं जैसे है विज्ञान को खेलते हैं, बिल्कुल वैसे ही भूगोल को खेलते हैं। तो आइए आज हम आपको अक्षांश और देशांतर के विषय में रुचिकर तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं कि ये अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। क्या ये रेखाएं होती हैं? क्या ये वृत्त होते हैं? क्या होते हैं? 23.5 डिग्री पर ही क्यों होते हैं? देखिए, बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी हैं, लिख रखी हैं। उन सभी चीज़ों को मेरी कोशिश रहेगी कि थोड़ा सा और मॉडिफाई करके आपको बताऊं। जैसे आप में से बहुतों ने पढ़ रखा है कि मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में होती है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में होती है। तो 23.5 डिग्री ही क्यों होती है? आपका माथा ठनकना चाहिए कि 34.5 क्यों नहीं होती, 24.5 क्यों नहीं होती, वो 23.5 ही क्यों होती है? वो आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री ही क्यों होता है? वो 0 डिग्री विषुवत रेखा को 0 डिग्री से ही क्यों लेते हैं? तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब रटने की चीज़ें नहीं है। आइए आपको समझाते हैं आज बहुत डिटेल्स में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एक पृथ्वी है, एक पृथ्वी का ये चित्र है गोल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पृथ्वी गोल नहीं होती है। पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं होती है। आपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं होती। पृथ्वी दो सिरों से चपटी होती है, यानी कि ऊपर से पृथ्वी का कुछ हिस्सा चपटा होता है और नीचे से भी पृथ्वी का कुछ हिस्सा चपटा होता है, पूरी तरीके से गोल नहीं होती है। ये जो मैंने चपटा होने का आपको कॉन्सेप्ट बताया है, ये अभी जब आप अक्षांशीय रेखाएं पढ़ेंगे, अक्षांशीय वृत्त पढ़ेंगे, तो और अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, ये एक पृथ्वी है। एक काल्पनिक रेखा के आधार पर इस पृथ्वी को बिल्कुल ठीक आधा काटने वाली एक रेखा को हम मान लेते हैं और उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी मैं बताऊंगा आपको। इसको भूमध्य रेखा कहते हैं और इसको ही 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर का जो पोर्शन है उसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। पहले कुछ टॉपिक्स बता के आपकी समझ को थोड़ा सा स्टेबलाइज कर दूं, फिर उसको और बढ़ाता हूं मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक। तो ये एक भूमध्य रेखा है, पृथ्वी को एक ऐसी रेखा जो ठीक 2 बराबर भागों में बांटती है, उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, या भूमध्य रेखा कहें या विषुवत रेखा कहें। विषुवत रेखा ये 0 डिग्री पर होती है। विषुवत रेखा से ठीक ऊपर के भाग को, यानी विषुवत रेखा के उत्तर के भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। यानी ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये उत्तरी गोलार्ध का है, ये उत्तरी गोलार्ध है। और विषुवत रेखा से ठीक नीचे का भाग पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। मैं बिल्कुल सतह से आपको पढ़ा रहा हूं। जिसने कभी नहीं भूगोल पढ़ी है वो भी मस्त कलंदर बन जाएगा भूगोल पढ़ के। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भूमध्य रेखा जो कि एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है, रेखा नहीं, काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर वाला भाग पृथ्वी का,
उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और भूमध्य रेखा के नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अब देखिए, एक रेखा तो ये काल्पनिक हो गई, अब कुछ बीच में भी रेखाएं हैं। तो रेखाएं तो बहुत सारी होती हैं, कितनी होती हैं मैं बताऊंगा भी आपको, लेकिन कुछ बीच में भी रेखाएं जो आपको याद रखनी है। एक रेखा कर्क रेखा होती है और एक रेखा आर्कटिक वृत्त होता है। इसी प्रकार एक रेखा मकर रेखा होती है और एक रेखा यहां पर अंटार्कटिक वृत्त होता है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये रेखा तो मैंने बिल्कुल सीधी बना दी और ये रेखा कुछ कुछ वृत्त के आकार की बनाई है। तो बस यहीं पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, अपने दिमाग में बैठालना है कि कहने को तो हम अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये रेखाएं नहीं वृत्त होते हैं। देखिए, मैं आपको एक अलग फिगर में यहां बना के दिखा रहा हूं। जैसे ये पृथ्वी है, आप मैप पे देखिएगा, यहां ग्लोब या मैप नहीं बनना आपको बताता। तो ये जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, वास्तविकता में जो अक्षांशीय वृत्त होते हैं वो कुछ कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये कुछ कुछ इस प्रकार से होते हैं और देशांतरी जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। अभी पढ़ाऊंगा आपको। ये देशांतरी होते हैं। तो अब आप लोग समझ रहे होंगे कि ये मैं जो चित्र बना दिया हूं यही ग्लोब होता है। जब आप ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब ऐसा ही कुछ होता है। तो इसीलिए कहने को हम व्यवहारिक भाषा में अक्षांशीय रेखाएं बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता में एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी अक्षांशीय रेखाएं रेखाएं नहीं वृत्त होती है, इसलिए वो वृत्त के आकार की बनाई जाती है। तो जैसा कि आप में से बहुत से बच्चे जानते हैं, नोट कर लीजिए 23.5 डिग्री ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा का ऊपर का हिस्सा होता है उत्तरी गोलार्ध, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कर्क रेखा होती है। ठीक यही सीन नीचे है, ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के ठीक नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा होती है। क्लियर है? इसके ठीक ऊपर यहां पे 66.5 डिग्री पर जो जब यहां पे इसके ऊपर का पूरा पोर्शन उत्तरी गोलार्ध है, तो जैसे यहां पर आप लिख सकते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऐसे यहां पर भी आप लिख सकते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये होता है आपका आर्कटिक वृत्त। और ऐसे ही नीचे आपका 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त। अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको यहां क्लियर कर देता हूं, फिर आगे डिटेल्स में बताऊंगा। देखिए, ये हम अब जैसा मैंने अपने वीडियो के प्रारंभ में आपसे बोला कि कभी आपने ये सोचने का प्रयास नहीं किया, या अगर प्रयास किया तो आपको उत्तर नहीं मिला, और मिला तो जाके आपकी समझ विकसित हुई होगी कि 23.5 डिग्री पे ही क्यों रोक देते हैं कर्क रेखा को, 23.5 डिग्री ही क्यों कहते हैं, 24.5 क्यों नहीं कहते हैं। तो देखिए, समझिए, इसको समझने के लिए मैं एक दूसरा फिगर बनाऊंगा, वहां आपको समझाऊंगा कि कैसे सूरज से की किरणों से इसका लिंक होता है। तो विषुवत रेखा पर सूरज की किरणें लंबवत पड़ती हैं। विषुवत रेखा पर सूरज की किरणें लंबवत पड़ती हैं, कुछ हिस्सा ऊपर भी पड़ती हैं और कुछ हिस्सा नीचे भी पड़ती हैं। तो अब सुनिए ध्यान से, विषुवत रेखा पर सूरज की किरणें लंबवत पड़ती हैं। कब पड़ती हैं? 21 मार्च को पड़ती हैं। अभी बाद में भी लिखूंगा, यहां पे आपको क्योंकि बता रहा हूं तो एक आइडिया दे रहा हूं। 21 मार्च को और 23 सितंबर को, ये दो डेट्स ऐसी होती हैं, ये दो डेट्स ऐसी होती हैं जिसपे विषुवत रेखा पे सूरज की किरणें लंबवत पड़ती हैं। और ऐसी ही एक डेट यहां पर होती है 21 जून। ये वो डेट होती है जिस पर कर्क रेखा पर सूरज की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो सूरज पहले लंबवत होता है यहां पर, फिर यहां से जाता है ऊपर, और ये वो अंतिम सीमा है 23.5 डिग्री
उत्तरी अक्षांश वो अंतिम सीमा है उत्तरी गोलार्ध में जिस पर सूरज की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो समझे आप, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वो अंतिम सीमा है जिस पर सूरज की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इसके ऊपर सूरज की किरणें लंबवत नहीं पड़ती। तो चूंकि इस अक्षांश में सूरज की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए इसी अक्षांश को, यानी इसी अक्षांश के नंबर को, अंक को कर्क रेखा घोषित कर दिया गया। एक काल्पनिक रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री जिस पर सूरज की किरणें लंबवत पड़ती हैं। ठीक यही सीन नीचे होता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर भी सूरज की किरणें दक्षिणी गोलार्ध के अंतिम सीमा पे लंबवत पड़ती हैं। यानी पहले सूरज विषुवत रेखा पर लंबवत होता है, फिर ये ऊपर गया, फिर अंतिम स्थिति ये होती है 23.5 डिग्री की उत्तरी गोलार्ध में जहां पर ये लंबवत पड़ती है, फिर ये नीचे आता है, फिर नीचे आने के बाद अब ये दक्षिणी गोलार्ध में आ जाता है। तो जैसे ऊपर की स्थिति है 23.5 डिग्री, ठीक ऐसे ही नीचे की यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री वह पर्टिकुलर नंबर होता है, अक्षांशीय नंबर, अक्षांशीय एंगल जिस पर सूरज की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इसके बाद लंबवत नहीं पड़ती। तो आप एक कॉन्सेप्ट के रूप में यह ध्यान रख सकते हैं कि 23.5 डिग्री वह डिग्री है, वह अक्षांश है जिस पे सूरज की किरणें लंबवत पड़ती हैं कर्क रेखा पर, और मकर रेखा पर 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में सूरज की किरणें लंबवत पड़ती हैं। कब पड़ती हैं, कैसे पड़ती हैं, डिटेल्स में आपको अलग चित्र बना के बताऊंगा। तो ये एक रफ आइडिया है अक्षांश के विषय में। कुछ और अक्षांश के विषय में मैं आपको जानकारी यहां दे दूं जो आपको नोट करना है। वीडियो पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए मैं यहां एक एक करके नोट करता जा रहा हूं। अक्षांश क्या होता है, मैंने अक्षांश तो आपको बता दिया। अक्षांश क्या होता है, यह पृथ्वी का केंद्र है। पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के किसी भी बिंदु की कोणीय दूरी, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के पर स्थित किसी भी स्थान की कोणीय दूरी, मान लीजिए यहां की दूरी नापनी है, यहां कितना अक्षांश है, तो एक भाई कोण हम कैसे निकालते हैं, कोण में दो रेखाएं चाहिए, कोण में दो रेखाएं चाहिए, एक कॉमन बिंदु चाहिए, तो वो कॉमन बिंदु हो गया पृथ्वी का केंद्र। तो अब एक तो ये कॉमन लाइन है, मान लीजिए यहां का हमको अक्षांशीय विस्तार निकालना है, तो ये आप लाइन ऐसे मिलाइए, तो ये जो भी कोण होगा वो इसके बीच में आने वाले सारे स्थलों का अक्षांशीय विस्तार होगा। क्या होगा, अक्षांशीय विस्तार। तो ऐसे आपको याद रखना है। ये डेफिनेशन भी आप चाहें तो लिख लें, पृथ्वी के केंद्र से किसी भी निश्चित स्थान के बीच का जो कोणीय दूरी होती है वो ही अक्षांश होता है। अब देखिए अक्षांश के बारे में कुछ रोचक जानकारियां आपको और दूं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक अक्षांशीय रेखा है, ये एक अक्षांशीय रेखा है, तो ऐसे ही बहुत सारी अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। 2-3 तो हम याद रखते हैं, बहुत सारी होती हैं भाई, आपको याद तो ये रखनी है। चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूं जिससे आप वो दूर से दिखाई देंगे। आपको याद ये रखनी है मुख्य रूप से, ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। ये अंटार्कटिक है और ये आर्कटिक है। लेकिन रेखाएं तो ऐसे लगातार चल रही हैं, कोई 2 या 3 तो रेखाएं हैं नहीं, रेखाएं तो कंटिन्यू है ऐसे। तो कितनी रेखाएं हैं, यहां से यानी विषुवत रेखा से और ऊपर ये क्या है, सबसे टॉप पर क्या होता है, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और बिल्कुल साउथ में साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। तो विषुवत वृत्त से, विषुवत रेखा से ठीक ऊपर यानी कि उत्तरी ध्रुव तक अक्षांश। देखिए इस बिंदु से, इस रेखा से, अर्थात विषुवत वृत्त से या फिर भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक कुल 90 अक्षांश होते हैं। ठीक यही सीन यहां होता है कि यहां से और दक्षिणी ध्रुव तक भी 90 होते हैं, याद रखिएगा। और एक अक्षांश इसका खुद का है, यानी कि भूमध्य रेखा का। रिपीट अगेन, ध्यान दीजिए,
90 अक्षांश होते हैं भूमध्य रेखा से और नॉर्थ पोल तक, 90 अक्षांश होते हैं भूमध्य रेखा से साउथ पोल तक, एक अक्षांश खुद भूमध्य रेखा का होता है। तो कितने अक्षांश हो गए? 181। इस 181 में बहुत कंफ्यूजन होता है, वो मैं आपका दूर कर दूँ अभी। बस इसमें वही कंफ्यूजन है कि आपको ये याद रखना है कि ये अक्षांश क्या है और अक्षांशीय वृत्त क्या है, ये कंफ्यूजन आपका दूर हो। अक्षांश तो भैया होते हैं 181, लेकिन अक्षांशीय वृत्त होते हैं 181 माइनस 2 बराबर 179। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल सिर्फ एक अक्षांश है, ये किसी प्रकार का कोई वृत्त नहीं है, ये सिर्फ एक अक्षांश है। देखिए एक डॉट जैसा है ये, इसको हम वृत्त नहीं काउंट करते हैं। तो अक्षांश कितने होते हैं? 181 और अक्षांशीय वृत्त कितने होते हैं? 179। इस चीज को याद रखें, एक कॉन्सेप्ट ये याद रखें। दूसरा एक कॉन्सेप्ट आइए कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी अमूमन 111 किलोमीटर होती है, लेकिन इसमें भी एक विशेष चीज ध्यान रखें। पहली चीज तो ये याद रखिए, दूसरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी के बीच दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश यानी एक अक्षांश ये और एक अक्षांश ये, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, ये एक आम मत है। लेकिन अब एक और बात ध्यान से सुनिए, जो आम मत है लेकिन आम बच्चे नहीं जानते हैं, क्योंकि वो ये 111 पढ़ के ही हट लेते हैं वहां से। 111 लगभग प्रत्येक दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है, लेकिन जो अक्षांश जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं या जैसे जैसे आप साउथ पोल की तरफ आते हैं, वैसे वैसे दो अक्षांशों के बीच की दूरी कुछ माइनर बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर दोनों सिरों में पृथ्वी चपटी है। मैंने प्रारंभ बताया थोड़ी सी चपटी हुई है, बिल्कुल गोल नहीं है। तो क्योंकि पृथ्वी थोड़ी सी चपटी हुई है, इसीलिए नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी थोड़ी सी अधिक होती है और कॉमनली सारे अक्षांशों के बीच की दूरी बराबर होती है। तो ये मैंने 111 लिख दिया है, आप चाहें तो वो भी लिख लें, वो मैं लिख लूंगा नहीं यहाँ पर, कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास दो अक्षांशों के बीच की दूरी थोड़ी अधिक होती है अपेक्षाकृत बाकी सारे अक्षांशों से। तो एक आपका अक्षांश का हो गया, एक हो गया दो अक्षांशों के बीच की दूरी। मकर रेखा आप समझ गए, अंटार्कटिक वृत्त आप समझ गए, साउथ पोल आप समझ गए, नॉर्थ पोल आप समझ गए, आर्कटिक वृत्त आप समझ गए, कर्क रेखा का आप कॉन्सेप्ट समझ गए। तो ये एक सतही जानकारी है आपके अक्षांश के विषय में, अक्षांशीय रेखाओं के विषय में, ये एक कंप्लीट जानकारी है। इसके बाद हम आपको भी बताते हैं देशांतरीय रेखाओं के विषय में। और जब आप अक्षांशीय और देशांतरी दोनों रेखाओं के विषय में समझ जाएंगे तो हम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे। ये जो अभी मैं आपको बता रहा था कर्क रेखा, मकर रेखा कि कैसे सूरज पड़ता है, आप पढ़े होंगे, वन लाइनर में आप पढ़ते हैं कि ग्रीष्म अयनांत कब होता है, शीत अयनांत कब होता है। जैसे आप रट लेते हैं कि ग्रीष्म अयनांत 21 जून को होता है, शीत अयनांत 22 दिसंबर को होता है, ये आप रट लेते हैं। ये आपको रटना नहीं है, ये सारा इस फिगर से ही निकल कर आता है। तो उसको हम बहुत अच्छे से आपको अभी समझाएंगे। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसको इरेज करते हैं और आपको देशांतर बताते हैं। अब देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक यहाँ फिगर बना दिया है पहले से ही, जिससे आपका थोड़ा सा और समय बचे। तो इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं? जैसा कि आप अक्षांशों में देख रहे थे, आपने जब मैंने आपको भी अक्षांश के बारे में बताया तो आपने देखा एक विषुवत रेखा है, एक कर्क रेखा है, एक आर्कटिक वृत्त है, एक मकर रेखा है, एक अंटार्कटिक वृत्त है। तो हम रेखाओं की बात कर रहे थे या वृत्त की बात कर रहे थे जो पश्चिम से पूरब की ओर आ रही थी। ये पश्चिम, ये पूरब, ये पश्चिम, ये पूरब, ये पश्चिम, ये पूरब। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक रेखा ऊपर से नीचे आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है। तो हम क्या उससे ऑब्जर्व कर रहे हैं?
और आप एक चीज पे और ध्यान दे रहे होंगे, ये सारी ही रेखाएं इस कॉमन पॉइंट से आ रही हैं, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएं तो जान सकते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। क्या कहलाती है? देशांतर। देखिए प्रत्येक रेखा यहां से आ रही है और साउथ पोल तक आ रही है, तो नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव से साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर कहलाती है। देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? देशांतर रेखाएं 360 होती हैं। कैसे होती हैं 360 रेखाएं? इसको इरेज करके बता रहे हैं अभी आपको कैसे होती हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर काम करिए, रटिए मत। देखिए सबसे पहले आप समझिए, एक आप शब्द सुने होंगे प्रधान माध्यान्ह रेखा, ग्रीनविच टाइम, प्रधान देशांतर रेखा, वो कॉन्सेप्ट समझिए पहले। ये तो देशांतर रेखाएं हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मैंने आपको बताया कि इस प्रकार की 360 रेखाएं होती हैं, इस प्रकार की 360 रेखाएं होती हैं। देखिए लंदन आपका यहां कहीं है, अगर ये सेंटर ऑफ द अर्थ है तो लंदन आपका यहां कहीं है। लंदन में एक स्थान है ग्रीनविच, तो उस लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से प्रधान मध्यान्ह रेखा को सुनिश्चित किया गया है, अर्थात 0 डिग्री देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर कहां है? लंदन के ग्रीनविच से। दिस इज लंदन का ग्रीनविच। तो ये जो रेखा है, ये जो आप रेखा देख रहे हैं, ये रेखा है 0 डिग्री देशांतर। कितनी है? 0 डिग्री देशांतर। तो अब देखिए 0 डिग्री देशांतर के पूर्व की 180 रेखाएं, 0 डिग्री देशांतर के पूर्व की 180, ये ऐसे नहीं, ऐसे लिखता हूं, 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में। तो यहां मैं आपको बताया कि कुल देशांतर रेखाएं 360 होती हैं और ये आपका लंदन का ग्रीनविच है और 160 हैं, तो आप इनको आधा आधा तोड़ दीजिए। ग्रीनविच के पूरब में 180 देशांतर रेखाएं होती हैं और ग्रीनविच के पश्चिम में 180 देशांतर रेखाएं होती हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ग्रीनविच के पूरब में भी 180 देशांतर रेखाएं होती हैं और ग्रीनविच के पश्चिम में भी 180 देशांतर रेखाएं होती हैं। और 180वीं रेखा जो होती है, 180वीं देशांतरी रेखा जो होती है, जो पूरब से लें या पश्चिम से लें आप, वो एक ही बैठेगी जाके। तो वो जो एक यूनिक, एक कॉमन 180वीं देशांतरी रेखा होती है, वही 180वीं देशांतरी रेखा कहलाती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, मतलब 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। देखिए ये ग्लोब नहीं है, ये मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझा रहा हूं। अगर आप इसी चीज को ग्लोब में देखें, इसी चीज को अगर आप ग्लोब में देखें तो आप देखेंगे ये दोनों ही 180 डिग्री आप इधर से लीजिए और 180 डिग्री उधर से लीजिए, तो आपको स्पष्ट दिखाई देगी कि वो एक कॉमन लाइन होती है, कॉमन लाइन। तो वो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर हो या 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर हो, ये दोनों ही एक समान रेखा होती है। और यही समान रेखा कहलाती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और यही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यह निर्धारित करती है कि उसके बाईं ओर के देशों की तिथियां क्या होंगी और दाईं ओर के देशों की तिथियां क्या होंगी। इसके जो बाईं ओर की यानी कि
सॉरी, इसके जो दाईं ओर की यानी कि पूरब की ओर की देश की तिथियां होती हैं वो एक दिन आगे होती हैं, और दाईं ओर की बाईं ओर की जो देश होते हैं उनकी तिथि एक दिन कम होती है। समान अक्षांशों पे उनकी तिथियां एक दिन आगे पीछे होती, कम ज़्यादा होती है, वे आप समझेंगे। तो ये मैंने आपको समझाया देशांतर के विषय में। रिपीट करता हूँ, देशांतरी वो रेखाएं होती हैं जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जोड़ती हैं। इस प्रकार की 180 रेखाएं होती हैं आपकी पूरब में, और 180 रेखाएं होती हैं पश्चिम में। कुल रेखाएं होती हैं 360। जिस प्रकार आपने बाहर लिखा था, पॉइंटर बना के लिख लीजिए। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ये तो एक कंबाइंड पॉइंट है। इसी प्रकार पॉइंटर बना के लिख लीजिए। जैसे आपने वहाँ पढ़ा था कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 होती है। हालांकि पृथ्वी के चपटे होने की वजह से पृथ्वी के जो ऊपर के और नीचे के अक्षांश होते हैं वहाँ पे दो अक्षांशों के बीच की दूरी थोड़ी सी अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है। वही स्थिति यहाँ पर है। दो देशांतरों के बीच की दूरी, जैसे एक ये देशांतर रेखा है, एक ये देशांतर रेखा है, तो दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। एक 111.3 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखें। देशांतर के विषय में इतना आपको ज्ञान होना चाहिए। ये आपका प्रधान माध्याह्न रेखा है, प्रधान माध्याह्न रेखा। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट याद रखें, एक और चीज याद रखें, क्योंकि ये प्रधान माध्याह्न रेखा है, प्रधान समय रेखा है, इससे समय निर्धारित होता है। तो चूंकि इससे समय निर्धारित होता है तो इससे जो पूरब के देश हैं या इससे जो पूरब का भाग है उसमें समय आगे रहता है, समय ज़्यादा होता है, और इसके जो पश्चिम के हिस्से हैं उसका समय कम रहता है, पीछे होता है। तो आप ऐसे लिख लें कि प्रधान माध्याह्न रेखा या ग्रीनविच टाइम के पूरब में और पश्चिम में, पूर्व में समय बढ़ता है और पश्चिम में समय घटता है। तो ये चार कॉन्सेप्ट आप याद रखें, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। एक ये कॉन्सेप्ट याद रखें, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर बराबर होते हैं, एक ही रेखा होती है, और उसको ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और प्रधान माध्याह्न रेखा के पूर्व समय बढ़ता है, पश्चिम समय घटता है। इस पर काफ़ी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, इससे बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे उसने कहा भी क्वेश्चन आपको लगवाऊंगा, जैसे वो बोलेगा कि प्रधान माध्याह्न रेखा पे 8 बजा है, प्रधान माध्याह्न रेखा पे सुबह का 8 बजा है, प्रधान माध्याह्न रेखा से 45 डिग्री पूर्वी देशांतर में कितना बजेगा। इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो इस तरह से बेसिक प्रश्न भी आते रहते हैं, आप सॉल्व भी करें, मैं समझाऊंगा भी। एक इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं इसको इरेज करके आपको दिन और रात का अभी जो मैं बता रहा था वो समझाता हूं। अब देखिए, जैसा कि आप पुनः देख रहे हैं, एक फिगर बना हुआ है पृथ्वी का, और मैंने पुनः कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त बना दिए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूँगा, जैसा मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बताया था कि ग्रीष्म अयनांत कब होता है, शीत अयनांत कब होता है। तो ये सब आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि 21 जून को होता है या 22 दिसंबर को होता है। ये सब इस फिगर के अकॉर्डिंग होता है। जब सूरज की स्थिति विषुवत वृत्त पे होती है, या जब सूरज की स्थिति कर्क रेखा पर लंबवत होती है या मकर रेखा पर लंबवत होती है, बस उस फैक्टर को समझने की ज़रूरत है। देखिए, 2 दिनांक याद रखिए आप, 2 तिथियां आप याद रखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर ये वो 2 तिथियां होती हैं जिसमें सूरज भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है।
यह बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। अगर ये आपको कंफर्म है तो यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना है आपका। 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूरज लंबवत होता है, सूरज की किरणें लंबवत पड़ती हैं। अब 21 मार्च, अब यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने होते हैं। ये तो बच्चों को ही पता है, लिखे क्यों अभी आप समझेंगे, कितना अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको समझा देंगे। बस ये 2 डेट आपको याद रखनी है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को, यानी मार्च में एक तारीख है, ये पेन बंद होने के कगार पे है, मार्च में एक तारीख है 21 और सितंबर में एक तारीख है 23। बस ये दो डेट आपको याद रखनी है कि 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूरज भूमध्य रेखा पे, किस रेखा पे, भूमध्य रेखा पे, इस बीच वाली रेखा पे, जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, उस पर लंबवत होता है। फिर सूरज साहब ऊपर बढ़ते हैं। तो 21 मार्च को ये लंबवत है, 21 मार्च को लंबवत है। 21 मार्च से 3 महीने बाद, यानी कि यहां पर आ जाइए जून में, 21 जून, 21 मार्च को विषुवत रेखा पे लंबवत था, विषुवत रेखा पर लंबवत, 21 मार्च को विषुवत रेखा पे लंबवत। फिर ये ऊपर पहुंचता है कर्क रेखा पर, तो 21 जून को ठीक 3 महीने बाद ये कर्क रेखा पे लंबवत होता है। अभी आप सब समझ जाएंगे ठंड का, गर्मी का खेल क्या है, मौसम के बदलने का खेल क्या है। सारा खेल यहीं छुपा है। लंबवत ऊपर गया ये। अभी मैं आपको प्रारंभ में बताया था कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा का इसलिए अंक रखा गया, या 23.5 डिग्री ही इसलिए रखा गया क्योंकि 23.5 डिग्री ही वो अक्षांश है जो अंतिम सिरा है उत्तरी गोलार्ध में, जहां पर सूरज लंबवत अपनी किरणें छोड़ता है। तो 23.5 डिग्री तक जाएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं इसकी लंबवत किरणें, फिर ये नीचे आएंगी। तो जो फिर नीचे आएंगी, अर्थात 21 मार्च को ये विषुवत रेखा पे लंबवत था, फिर 21 जून को ये कर्क रेखा पे लंबवत हुआ, फिर ये नीचे उतरेगा और 23 सितंबर को पुनः लंबवत होगा विषुवत रेखा पे। ये लिखा हुआ है 23 सितंबर को पुनः विषुवत रेखा पे लंबवत होगा। ठीक है, फिर ये नीचे उतरेगा, 23 सितंबर को विषुवत रेखा पे लंबवत होगा, और अब ये नीचे उतरेगा। अब यहां पर डेट आपकी आएगी 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 21 दिसंबर नहीं 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को ये मकर रेखा पर लंबवत होगा। मकर रेखा पर लंबवत होगा। तो मैं तो ये रफ फिगर बना दिया हूं, लेकिन आप इसे बहुत अच्छे से समझ के बनाए। देखिए पुनः एक बार कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रहा हूं। 21 मार्च को सूरज विषुवत रेखा पर लंबवत है और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत है। आप कुछ ध्यान करिए कि 21 मार्च और 23 सितंबर ये 2 ऐसे टाइम होते हैं, या यूं कहें कि ये 2 ऐसे महीने होते हैं जिसमें मौसम लगभग एक जैसा रहता है। न ठंड होती है न गर्मी होती है, न ठंड होती है न गर्मी होती है। आज जैसे ही 21 मार्च के ऊपर खेल बढ़ता है, जैसे ही 21 मार्च के ऊपर खेल बढ़ता है, अर्थात जैसे ही 21 मार्च के बाद का समय आता है, अप्रैल आता है, मई आता है, तो गर्मी बढ़ती जाती है और पीक पे गर्मी होती है जून में। होती है, कब होती है? 21 जून पीक पर गर्मी होती है जून में। तो आप ऐसे ध्यान रखें कॉन्सेप्ट कि जैसे जैसे सूरज की लंबवत किरणें विषुवत वृत्त से, विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ती हैं, वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाती है। और एक स्थिति आती है 21 जून को जिसमें सर्वाधिक गर्मी होती है, सबसे ज़्यादा गर्मी होती है 21 जून को, और सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, और वो 21 जून ही ग्रीष्म अयनांत कहलाता है। वह दिवस
जिसमें सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं उसे ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। लिख लीजिए, अयनांत 21 जून। 21 जून को ऊपर पहुंचता है, फिर आप महसूस करते होंगे, महसूस क्या करते होंगे, देखते ही होंगे। आज अब जून तो चल ही रहा है, आज 1 जून है और हल्के हल्के 21 जून आएगा और मानसून आ जाता है, मौसम गिरने लगता है। फिर जब मौसम गिरने लगता है तो पुनः मौसम गिरते गिरते 23 सितंबर तक, यानी जब सूरज ऊपर चढ़ता है, जब भूमध्य रेखा से ऊपर जाता है तो गर्मी बढ़ती है, और जब भूमध्य रेखा पर पुनः आता है तो गर्मी उतरती है, और 23 सितंबर को पुनः ये आ जाता है भूमध्य रेखा पे। फिर ये नीचे जाता है, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में जाता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जब ये पहुंचता है तो टॉप मोस्ट ठंड पड़ती है 22 दिसंबर को, और 22 दिसंबर को ही शीत अयनांत होता है। 22 दिसंबर। तो ये दो चीजें ऐसे होती हैं, शीत अयनांत 22 दिसंबर, ग्रीष्म अयनांत 21 जून। कैसे होता है आपने समझा, अच्छे से रिवाइज करिए। ये दो डेट याद रखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च के ऊपर जाएगा, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेगा 21 जून को, फिर पुनः ये आ जाएगा 23 सितंबर को, और 23 सितंबर से नीचे जाएगा, लंबवत पड़ेगा मकर रेखा पे 22 दिसंबर को, और 22 दिसंबर से पुनः ऊपर जाएगा तो पहुंच जाएगा ये 21 मार्च को। तो ये स्ट्रक्चर है, एक पिक लीजिए इसका। अब मैं कुछ चीजें लिख देता हूं जो मैं बोला हूं अभी, वो थोड़ा सा लिख भी देता हूं क्योंकि आप लोगों को नोट्स का बड़ा टेंशन रहता है, तो मैं लिख देता हूं। और फटाफट लिख लें, फटाफट इस चीज, एक तो ये फिगर बहुत बढ़िया करके बनाए और लिख भी लें। तो भूमध्य रेखा पे 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य लंबवत होता है। किसके लंबवत होता है? भूमध्य रेखा के। भूमध्य रेखा के, ठीक है। 21 जून सूर्य लंबवत होता है। ये एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन है भैया, खूब अच्छे से याद करें इसे। 21 जून सूर्य लंबवत होता है कर्क रेखा के। नीचे आ जाइए, 22 दिसंबर सूर्य लंबवत होता है मकर रेखा के। ठीक है, ये तीन चीजें क्लियर हुई। आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि किन किन तिथियों के बीच सूर्य कर्क रेखा में रहता है, किन किन तिथियों के बीच सूर्य मकर रेखा में रहता है। तो 21 मार्च से और 23 सितंबर तक देखिए, तेईस सितंबर तक मतलब 21 मार्च से और 23 सितंबर तक। 21 मार्च से शुरुआत हुआ और फिर यहां जून हुआ, फिर 23 सितंबर को दोबारा आ गया। ये रहता है भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच। भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच। ये लिखा आपको इसलिए दे रहा हूं, हालांकि बोल तो मैं सब चुका हूं, ये आप इजीली नोट्स बना लें। तो 21 मार्च से घूम के 23 सितंबर तक ये रहता है भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच। ठीक इसी प्रकार 23 सितंबर से घूम के 21 मार्च तक
तक। देखिए कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो लड़खड़ा जाएंगे। 21 मार्च से घूम के 23 सितंबर तक रहता है आपका भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच इस पोर्शन में, और 23 सितंबर से घूम के पुनः 21 मार्च तक ये रहता है भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच। ठीक है, तो ये कुछ चीजें मैंने आपको लिखा दी, और ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत मैं आपको बता चुका हूं। ये कुछ चीजें आपने नोट कर ली हैं। देखता हूं अगर कुछ छूटा हो इसमें तो आपको और बता दूं। इतना आपके लिए पर्याप्त है। तो ये एक बेसिक, बल्कि बेसिक से भी ज़्यादा आइडिया मैंने आपको दिया है अक्षांश और देशांतर के विषय में। अक्षांश और देशांतर से ही हम किसी स्थान विशेष को चयनित करते हैं। पृथ्वी पे हमें कहाँ जाना, कोई एरोप्लेन उड़ रहा है ऊपर से, तो वो अक्षांशीय और देशांतरीय माप से ही यह निर्णय करता है कि कौन सा स्थान कहाँ है। पृथ्वी पे स्थित कोई भी स्थान बिना अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के सीमित उपयोग के बिना पता नहीं कराया जा सकता। एक और चीज़ आप यहाँ पर याद रख लें प्रयोग के बारे में, जैसे ये आपका पृथ्वी का एक मैप नोट भी कर लें। एक पृथ्वी का ये मैप है, स्केच बदल देता हूँ। ये आपके अक्षांशीय वृत्त हैं और ये आपके देशांतरी रेखाएं हैं। अभी पढ़ाया मैंने विस्तार से आपको, ये देशांतरी रेखाएं बता भी चुका हूं लेकिन पुनः बता दे रहा हूं। देखिए अक्षांशीय रेखाओं का प्रयोग किया जाता है तापमान के निर्धारण के लिए। तापमान के निर्धारण के लिए अक्षांशीय रेखाओं का प्रयोग किया जाता है तापमान के निर्धारण के लिए, या तापीय पेटियों के। आप आगे पढ़ेंगे जब थोड़ा और अंदर घुसेंगे भूगोल के, तो आप तापीय पेटियों के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात एक निश्चित क्षेत्र के ताप को एक निश्चित नाम दिया जाता है। जैसे चलिए मैं बता देता हूं आपको। देखिए ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। कर्क और मकर रेखा के बीच का जो रीजन होता है, कर्क रेखा अक्षांश और मकर रेखा अक्षांश के बीच का जो रीजन होता है, उसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त, ये आर्कटिक वृत्त है। कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त यानी कि 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच का जो रीजन होता है उसे कहते हैं शीतोष्ण रीजन, और इसके ऊपर का यानी ध्रुव तक का ये शीत रीजन होता है। तो ये डिटेल से बताऊंगा। ऐसे यहां भी शीतोष्ण होता है, यहां भी शीतोष्ण होता है, यहां भी उष्ण कटिबंधीय होता है, और यह शीतोष्ण होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि तापमान निर्धारण में, अलग अलग स्थानों के तापमान निर्धारण में, और या फिर आप दूसरे तरीके से कहें कि तापीय पेटियों के निर्धारण में, ये तो सिर्फ मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया। अभी आप इसके अंदर घुसेंगे, तापीय पेटियों में पवनों को पढ़ेंगे, तो तापमान निर्धारण में तापमान के आधार पर रीजन्स को बांटने में, क्षेत्रों को बांटने में अक्षांशीय वृत्तों की या अक्षांशों की हम मदद देते हैं। ठीक उसी प्रकार देशांतर का क्या कार्य होता है, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया जब देशांतर पढ़ा रहा था, देशांतर रेखाओं के आधार पर हम समय का निर्धारण करते हैं। जहां पर ग्रीनविच टाइम है यानी कि 0 डिग्री, उसके पूरब में समय बढ़ता है, पश्चिम में समय घटता है, और उसी आधार पर हम इसका निर्धारण करते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया है, ये मैं आपको 20 या 25 मिनट में भी समझा सकता था, लेकिन मेरा प्रयास कम समय में टेम्परेरी चीज़ें बताना नहीं है, एक समझ विकसित करना है। एक बार भले ही आपको 25 मिनट की अपेक्षा 45 मिनट या 50 मिनट पढ़ना पड़े, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि एक ही बार पढ़ना पड़े और समझ विकसित हो। जैसा कि ये आपका जून, मार्च, सितंबर, दिसंबर, चाहता तो ये सब मैं स्किप कर सकता था, क्योंकि देशांतर में और अक्षांश में ये सब उतना बताने की आवश्यकता नहीं होती है। ये वन लाइनर में भी लोग बता देते हैं
किताबों में लिखा होता है, लोग समझ लेते हैं, लेकिन जब तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि कब वो शिफ्ट हो रहा है कर्क में, कब वो शिफ्ट हो रहा है मकर में, तब तक आपकी समझ विकसित नहीं होती। और किसी भी विषय वस्तु की जब तक समझ विकसित नहीं होगी वो स्थायी होगा, स्थायी नहीं होगा, ब्रेन में आपके बैठेगा नहीं, आपके हाइपोथैलेमस में वो जगह नहीं बनाएगा। तो इसलिए अच्छे से मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की। ये प्रथम अध्याय था भूगोल का। भूगोल आज से प्रारंभ कर दी गई है, बीच बीच में भूगोल के वीडियोस आते रहेंगे, ऐसे ही मन लगा के पढ़े रहिए। अगर कोई त्रुटि है, कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे क्वेश्चंस करिए, क्विक आंसर देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।